जब हम ऐसे टॉक्स पे, लेक्चर टूर्स पे जाते हैं तो एक कशमकश होती है और एक चुनौती होती है कि सुरक्षा को लेकर कौन सी ऐसी पहलू है जिस पर तवज्जो दी जाए, उस पे फोकस किया जाए। क्योंकि जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसमें नई नई नैरेटिव्स आती रहती हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो अभी हाल की जो घटना हुई है, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कुछ डिप्लोमैट्स, कुछ फौजी, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको जो मुलाकात हुई उसके बारे में भी मैं आपके साथ उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूं। तो एक ग्लास देना मेरे को, कोई अगर है जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी, नॉट टू वरी, नॉट टू, हाँ, आई डोंट माइंड। लेकिन उसके पहले मैं ये नक्शे के ज़रिए आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं उसको कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इस देश के अभी जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो इस तरीके से हैं और इनका परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसके साथ 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो इस्लामिक कंट्री है। आपको मालूम है एक पड़ोसी देश है चीन, जिसके साथ 3440 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। आपको ये भी मालूम है कि एक और हमारा नेबर है बांग्लादेश, जिसके साथ 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो एक इस्लामिक कंट्री है। और बाकी मैं अभी म्यांमार और ये इन कंट्रीज़ की, भूटान, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि नेपाल में कम्युनिस्ट टेक ओवर हो गया है। और मैं ये बात इतनी पीड़ा से इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2010 में मैंने नेपाल का दौरा किया और मैं वहां पर कोई राष्ट्रपति से लेके कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे मैंने मुलाकात नहीं की। वहां पे मेरी 2 बार राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। और जब मैं यहाँ आया, वो किताब मैं सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के लिए मैंने लिखा था, तो मैंने आके कहा कि आप जल्दी से सेमिनार बुलाइए, किताब तो बाद में मैं लिख दूंगा। तो उन्होंने क्या ऐसी जल्दी किया है? मैंने कहा सरकार गिरने वाली है। और उन्होंने सेमिनार बुलाया, सरकार गिर गई। जब मैंने वो किताब लिखी तो उस किताब का नाम मैंने लिखा द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। तो लोगों ने मुझसे कहा कि नेपाली बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं बोला लेकिन सच्चाई तो लिखनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि नेपाल में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो टोटल कम्युनिस्ट टेक ओवर होगा, या आर्मी टेक ओवर होगा,
और या नहीं तो काठमांडू में खून खराबा होगा। लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ये देखिए, जो इज़म्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये पुष्पेंद्र जी आपको इज़म का बताते हैं, ये हमें मिलकर रहना चाहिए, हम सब एक हैं, हमको एक साथ मिलकर खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर एकता होनी चाहिए, लेकिन एकता क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये हम कहीं पे ये इज़म्स जो हैं, चाहे वो इस्लामिज्म हो, चाहे वो माओइज्म हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, उस इज़म को हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और मैं एक बार टेलीविज़न पे था तो मेरे साथ एक आर्मी चीफ थे, वो थोड़े नाराज़ भी हो गए मुझसे। मैंने कहा कि कश्मीर में आपने सब कुछ किया, लेकिन हमको थोड़ा सा, हमसे एक चूक हुई कि हमने ये नहीं समझा कि ये जो इम्पैक्ट कर रहा है हम पर जिहादिज्म, वो जो सोर्स है, वो सोर्स किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा का है, वो उसकी क्या साइकोलॉजी है, उसको अगर हमें स्टडी, अमेरिकन्स ने इसकी बहुत अच्छी स्टडी की, और तभी सोवियत, ये अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को उसी जिहादी, एक कट्टरपंथी विचारधारा से दूसरे कट्टरपंथी विचारधारा को उन्होंने काट दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये पूरी नेपाल की, जब ये, मैं उस समय रॉ में काम भी कर रहा था, तो हमारे यहाँ लोगों ने कुछ बड़ी प्राइड ना, लुक वी हैव मेन स्ट्रीम द माओइस्ट, लुक वी हैव मेन स्ट्रीम दिस माओइस्ट। जैसे हमको केवल अंग्रेजी बोलने आती है दुनिया में, हम सब कुछ जानते हैं, नेपाली तो बेवकूफ है। तो हमने जब मेन स्ट्रीम कर दिया उन्होंने, उसके बाद जब मेन स्ट्रीम किया तो उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी है जी, जंगल में हम बहुत लड़े हैं, इसीलिए हमने डेमोक्रेसी की लड़ाई की, हमारे लोगों को फौज में ले लो। और हिंदुस्तान में आपको विश्वास नहीं होगा कि लोगों ने इसका समर्थन किया कि माओइस्ट को आप फौज में उनको भर्ती किया गया। तो मैंने कहा कि अगर इनको फौज में ले रहे हो तो फिर मधेशी लिबरेशन टाइगर्स जो है उनको क्यों फौज में नहीं ले रहे हो आप? तो ये एक बहुत, अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए ये कितने शातिर लोग हैं, और हिंदुस्तान में ये बात समझे। एंड सर, you must understand this, that the mainstream communist parties, the Maoists, or organizations like, you have this, हमारे यहाँ क्या है सर, CPN, Marxist Leninist, CPM-MA. These are 2-3 routes to the same objective. One is the violence route, one is the parliamentary route, and one can be semi-parliamentary route. तो नेपाल में अगर कोई सबसे ज्यादा क्लियर था कि उनको करना क्या है, वो थे कम्युनिस्ट। उन्होंने 2-3 रूट से आज वो सत्ता, अब उनके, अभी वो ओली साहब जो कि चाइना के लैकी हैं, जो कि सबको मालूम है कि वो बिल्कुल चाइनीज स्लेव है, वो जाके अभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अब इसका असर क्या होगा? असर ये है कि आपकी पूरे सार्क का जो वो है, जो डिस्कोर्स है, वो बदल जाएगा। क्योंकि नेपाल ने सबसे पहले आइडिया मूट किया था कि चाइना को सार्क में भर्ती इसको दाखिल करना चाहिए, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था। तो जब इस तरह का डेवलपमेंट होता तो आपकी शाख का क्या होगा? हम सोचते थे कि सार्क में हम एक रीजनल पावर के रूप में हम यहाँ पे हैं, वो अभी आपको चाइना उसको थ्रेटन कर रहा है। तो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है वो बदल गई है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग दोकलाम कहते हैं, बहुत सारे रीजंस देते हैं दोकलाम क्यों हुआ। वो कुछ नहीं, दोकलाम इज अ पार्ट ऑफ चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। उनको केवल ये था कि ये 20 किलोमीटर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको पेनिट्रेट कर जाओ, और वो पेनिट्रेट करने के बाद आप सीधे चिटागोंग पोर्ट में आप उनको एक्सेस मिल जाए।
तो नेपाल में चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हैं, तो इसका असर हम पर क्या पड़ेगा, ये सोचने की बात है। और मैं नेपाल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर एंड मिसाइल स्टेट, चाइना न्यूक्लियर एज अ मिसाइल स्टेट, नेपाल एन एलाई ऑफ चाइना। तो एक आपको चाइना नेपाल पाकिस्तान एक्सिस बनता नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये जियोपॉलिटिक्स। अब आप देखें कि नेपाल क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और कहां गलती हुई। आपकी 1800 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं नहीं चाहता था कि कभी भी यहां पे कोई इसका सॉफ्ट मिलिटराइजेशन भी हो, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरे कुछ रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार के जिससे मेरा संबंध है, उनके एक शख्स भारत के विदेश मंत्री थे, मिस्टर एशन मिश्रा, और दूसरा भाई जो थे भद्रकाली मिश्रा, वो नेपाल के पॉलिटिक्स में थे। तो हमारा ये रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि मैं जब मैं सेंटर और लैंड फॉर स्टडीज में मैंने जब ये टॉक दिया नेपाल के बारे में, हमारे बड़े बड़े सीनियर गुरखा रेजिमेंट के ऑफिसर्स को यह नहीं मालूम था कि मधेश किसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे जहन में गुरखा सोल्जर, गुरखा चपरासी, गुरखा खुखरी गुरखा, उसके बारे में हम नेपाल में जानते ही नहीं थे और इसीलिए हमने नेपाल को खो दिया। दैट इज वाई वी हैव लॉस्ट नेपाल। आपने जब ये माओइस्ट जब मेन स्ट्रीम में आए और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, आपको मालूम है पहला सबसे डिमांड क्या था? कि इसको सेक्युलर, यू शुड डिक्लेयर नेपाल अ सेक्युलर कंट्री। आप कोई चीज इसलिए लागू करते हो ना क्योंकि उसकी डिमांड होती है। नेपाल में इस तरह का कोई डिमांड ही नहीं था कभी, क्योंकि वहां 4% माइनॉरिटी है। बस एक उनका कन्वर्जन के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, बिकॉज दे वर हिंदू मोनार्की, तो इसलिए इन्होंने उसको सेक्युलरिज्म को कर दिया। तो आपने बिना पूछे, बिना किसी की राय लिए हुए, आपने इतना बड़ा आपने डिसीजन ले लिया। और सुरक्षा के हिसाब से देखिए, नेपाल एक बहुत ही आसान बेस है पाकिस्तान के लिए टू ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया। आप पहले की बात कर रहा हूं, आजकल मुझे नहीं मालूम है क्या हालात हैं। एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक जहाज चलती थी, वो पीआईए में उसका सीटिंग कैपेसिटी कोई 150 था और कोई 10 आदमी और 15 आदमी आते थे। आपको मालूम है वो क्यों? मैं सोचता था कि ये जब इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो ये क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? आपका जितना फेक करेंसी और ड्रग्स का जो सप्लाई होता था वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट से होता था। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग सभी इफेक्टेड हैं। फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक सीरीज ऑफ रेल डिरेलमेंट्स हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और ये स्टार्ट हुआ था पटना इंदौर एक्सप्रेस, नवंबर 2016। चुनाव का माहौल था, सब रेलवे की नेग्लिजेंस है, यहाँ पर ट्रैक्स पुराने हो गए हैं। बाद में पता चला, और वो भी बाय एक्सीडेंट, कि बिहार के एसपी ने किसी को पकड़ा, उसने बोला कि हमने कानपुर का वो डिरेलमेंट किया था, और उसका नाम है, वो शख्स का एक पॉलिटिशियन है नेपाल का, शमशुल हुडा, और जो आईएसआई ऑपरेटिव है उसका भी नाम।
उसके बाद अभी मैं दो आपको, एक अभी अगस्त में हुआ है एक डिरेलमेंट बरेली में, जहाँ पे ये पेंडोल क्लिप्स जो है वो कोई 71 पेंडोल क्लिप्स खोले हुए थे, और अभी दूसरा हुआ है लखनऊ में, और जहाँ पे 150 वो क्लिप्स खोले गए थे। इन सारे का सारा का इसमें ISI का इसमें हाथ है, जो कि उन्होंने ये कहा कि हमारा वो दुबई का वो आदमी है ISI का, वो नेपाल विजिट करता है और वहाँ से ये पूरा प्लान कर रहे हैं, ये जो जितने डीरेलमेंट और रेलवे का सेबोटाज का, ये बिकॉज दे वांट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ये आपकी जो हालात जो हैं एज फार एज लैंड बाउंड्रीज आर कंसर्न, मैरीटाइम बाउंड्रीज का उन्होंने जिक्र किया। हम्बनटोटा पोर्ट, आपको मालूम है लीज की बात बताई, वो चला गया। मालदीव्स आपके हाथ से निकल के चाइना के हाथ में चला गया। आपने एक वहां पर एयरपोर्ट बनाया था, उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान ये एयरपोर्ट बनाने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये आगे आपको काम नहीं करने देंगे। जब लॉस की बात आई तो चाइनीज ने बोला कि ठीक है, हमसे पैसा ले लो, हिंदुस्तान को दे दो, लेकिन इनको यहां से भगाओ। और जिस कंट्री को हमने बचाया था, आपको याद होगा, इसी आगरा से एयरक्राफ्ट हैड टेकन ऑफ टू मालदीव्स। तो ये जो, और वो मालदीव्स जो कि टोटली आप लोग को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वो मालदीव्स कितना वहाबाइज्ड कंट्री हो गया, कितना रेडिकलाइज्ड हो गया। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि ये तमाम जिहादी वहाबी, जब चाइना इनको जिंगजियांग प्रोविंस में बोलता है कि तुम दाढ़ी नहीं रखोगे, तुम ऑफिशियल जो रमजान नहीं रखोगे, तुम बुर्का नहीं पहनोगे, वो कुछ नहीं बोलते। वो कश्मीर का जो मुल्ला है वो भी नहीं बोलता है। मैं आपको कई बार मैंने उनको टेलीविजन पे ये बात की, वो भी नहीं बोलते। बड़ी अजीब सी बात है। तो ये अभी ये हम्बनटोटा, मालदीव्स, ग्वादर, तो ये जो फुटप्रिंट्स आप देख रहे हैं चाइना के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सारा आप, दिस इज द ओवरऑल इन्वायरमेंट। और आपके यहाँ क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या इंपैक्ट कर रहा है? ये जो आप रेड कॉरिडोर देख रहे हो, इसका मिलाप जिहादिज्म से, यही है ना इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की। बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, और इनका मिलन आपने ट्रिस्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने देखा, जिहादिज्म और माओइज्म का। सो दिस इज योर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम विच फ्लोज आउट ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी इजम्स। अब मैं आता हूं उस विषय पे, और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं सारी बात कह रहा हूं। कभी हाल ही में एक घटना हुई कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मैंने आपको बताया कौन कौन वहाँ मौजूद थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ, उधर से जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर, जो प्रेजेंट हाई कमिश्नर हैं सुहेल, और कसूरी साहब, मोहम्मद कसूरी जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो लोग थे। बड़ा विवाद उठा। आपके पूर्व प्रधानमंत्री टेलीविजन पे कल आए थे और उन्होंने अपने इंटीग्रिटी की बात की कि मेरा बहुत क्लीन इमेज है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने लेकिन बहुत सही कहा था कि एक कला उस पूर्व प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए कि रेनकोट पहन के कैसे स्नान किया जाता है कि सारी की सारी उनके नाक के नीचे हुई, सारी जो ये स्कैम्स हुई। एनीवे, लेकिन उस पूर्व प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी की मैं बात बता दूं कि उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट एक्सेप्ट किया
कि जहां पे विच वॉज नॉट इन टेक्निकल टर्म्स बट मॉरली इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स इट वॉज रॉन्ग, कि आपने एक ऐसा अरेंजमेंट एक्सेप्ट किया कि आपको यह भी नहीं स्वतंत्रता दी गई थी कि आप अपना कैबिनेट चूज कर सकें। और जब इस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है तो दैट इज ओपन टू सबवर्जन। सबवर्ट करना, देखिए मैं सबको आपको मालूम है इंटेलिजेंस एजेंसीज में क्या होता है। ये जो डिनर डिप्लोमेसी आप देखते हो, ये आम बात है कि ये जिस तरह की ये जो मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आपने देखा, ये इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए ये सबसे परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है। अब वहां कौन लोग थे? वहां पे वही लोग थे जो कि सब अभी जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं उनको, जो उनसे नफरत करते हैं। एक उपराष्ट्रपति, फॉर्मर उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने ये कहा कि उनके समुदाय के लोग भारत में सुरक्षित नहीं। दूसरे एक प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये कहा कि इस देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक माइनॉरिटीज का है। उसमें एक फॉर्मर आर्मी चीफ थे जो कि आदर्श स्कैम में जिनका हाथ था, जी वो मैं उस पे आ रहा हूं। तो ये सारे ये थे, और उनके साथ थे मणिशंकर अय्यर। ये वही लोग हैं मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान से आके वाके बोला एक सेमिनार के बाद कि सियाचिन से आप भारतीय सेना को विड्रॉ कर जाना चाहिए। इन बेवकूफ लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को विड्रॉ कर देना चाहिए सियाचिन से, ग्लेशियर से। मैंने नौकरी की है सियाचिन ग्लेशियर पे। इन बेवकूफ़ों को यह भी नहीं मालूम कि सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की फौज है ही नहीं। अगर आपको ये बताया गया है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सियाचिन ग्लेशियर में हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का सियाचिन ग्लेशियर पर कहीं नामो निशान है। वो एक सल्तोरो रिज है, उसके उस तरफ ये पाकिस्तान ये बैठा हुआ है, पाकिस्तान की फौजें हैं। अब देखिए, ये जो मणिशंकर अय्यर हैं, आपको मालूम है कि जब ये पाकिस्तान गए तो इन्होंने कहा वहाँ पर जाके पाकिस्तानियों को, और ये रिकॉर्ड में है, इसके तमाम प्रूफ हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे इसको। उन्होंने कहा कि आप हमको मदद कीजिए, पाकिस्तानियों को बोला आप हमको मदद कीजिए श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को भारत से उनके पद से हटाने के लिए। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा हथियार है या हथकंडा है जिससे वो भारत के प्रधानमंत्री को डिसलॉज कर सकता है? उसके पास एक ही हथकंडा है और वो है जिहादी। तो आपका इशारा था? क्या हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं रहे हैं? और क्या जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं उनके जान पे पहले हमला नहीं हुआ था पाकिस्तान के द्वारा? उस पब्लिक मीटिंग में मैं मौजूद था जब ये बम फट रहे थे। मैं पटना 2014 में पटना की बात कर रहा हूं, मैं वहां मौजूद था। उसमें कौन शामिल थे? इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे। इंडियन मुजाहिदीन किसका एफिलिएट है? लश्कर तोयबा का एफिलिएट है। लश्कर तोयबा किसके कमांड पे काम करता है? ISI के कमांड पे काम करता है। तो आप बताइए कि इस तरह का
अगर माहौल हम बना दें कि पाकिस्तान हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने लगे, तो आप बताइए कि इंटरनल सिक्योरिटी जिहादिज़म से नहीं है तो पाकिस्तान द्वारा संचालित जिहादिज़म से नहीं तो और किससे? आप बताइए कि 26/11 को हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की गई। लश्कर तोयबा ने उनके काडर्स थे उनको ये धागे बांधे और आपको मालूम है क्या हुआ। आखिर ये बताओ कि हफीज सईद को क्या इंटरेस्ट था इसको हिंदू टेरर बनाने का? क्योंकि जितने जिहादी तंजीमें होती हैं वो अपना जब कोई ऐसे वारदात को जब वो वारदात करती हैं तो उसको बड़े बढ़ चढ़ के उसको लोग क्लेम करते हैं कि ताकि क्रेडिट मिले, ताकि उनके जो काडर्स है उनका हौसला बढ़े और उनको नए रिक्रूट्स मिले। लेकिन यहाँ पर हिंदू टेरर बनाने में हाफिज सईद का क्या इंटरेस्ट था? इसका मतलब वो शायद उन लोगों का इंटरेस्ट वो सर्व कर रहे थे जो कि हाफिज सईद को हाफिज साहब बोल रहे थे और जिन्होंने उस पुस्तक का विमोचन किया 26/11 आरएसएस की साजिश। समझौता एक्सप्रेस, डेविड हेडली की वाइफ ने अमेरिकन एम्बेसी में जाके बोला कि समझौता एक्सप्रेस मेरे हस्बैंड ने किया। यूएस स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आज भी रिकॉर्ड में है कि एक आरिफ कसमानी नाम का आदमी जो कराची बेस्ड बिजनेसमैन है, उसने पूरा फंडिंग और पूरा ये किया 26/11 का। लेकिन हमारे यहाँ यही लोग जो उस डिनर में शामिल थे, जिस सेमिनार में शामिल थे, इन्हीं लोगों ने ये कहा कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इसमें हिंदुओं का हिंदू टेरर का इसमें इनका हाथ है इसमें। आपने ऐसा देश कहीं देखा है? हैव यू सीन अ कंट्री लाइक दिस? ये वही लोग थे। और उसके बाद एक सफदर नागोरी जो इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेटिव था, लीडर है, उसका नार्को टेस्ट हुआ। नार्को टेस्ट में उसने 2 पाकिस्तानियों के नाम बताए जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे समझौता एक्सप्रेस करने के लिए। उन लोगों को एप्रीहेंड किया गया, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने, वाले मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको क्वाइटली पाकिस्तान डिस्पैच कर दिया, क्योंकि नहीं तो ये पूरा हिंदू टेरर, ये कहानी का जो फैब्रिकेशन था वो बस्ट हो जाता। उसी इंटेग्रिटी वाले मनमोहन सिंह की सरकार ने इशरत जहां, जिसको लश्कर तोयबा ने जिसको तैयार किया था, अभी फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है उनको असैसिनेट करने के लिए, आपको मालूम है कि उसको इनोसेंट साबित करने के लिए लोगों ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है, इतनी ये कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ना, ये टेलीविजन चैनल में देख रहा था, अरे हाउ कैन यू डाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। ये बताओ क्रिमिनल्स के क्या 4 आंख होते हैं क्या क्रिमिनल्स में, हर क्रिमिनल वो कोई जो आदमी जो औरतों की जुबान में बोले वो आदमी सबसे सीधा आदमी है इस दुनिया का? तो देखिए साहब, मनमोहन सिंह, मणिशंकर अय्यर, दीपक कपूर, इन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ पेट्रियोटिज्म का लेसन कसूरी साहब से भी ले लें। कसूरी साहब भी उस डिनर में प्रेजेंट थे, लेकिन आप जो भी कह लें वो अपने मुल्क के लिए वो पैट्रियोटिक आदमी है।
और कसूरी साहब ने किताब लिखी है नाइदर हॉक नॉट डव। उस किताब में उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको शायद कुछ कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि 26/11 के बाद लाहौर में मैं ये 2007 में मैं ये हो चुका था। हाँ, इसके पहले कि मैं ये बताऊं ये समझौता को लेके कि समझौता 19 फरवरी 2007 को हुआ था। 21 फरवरी को कसूरी साहब यहाँ आए थे और उसके बाद अपनी किताब में लिखते हैं कि देन आई टोल्ड एवरीबडी दैट टेरर का कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता है। तो कसूरी साहब से मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आखिरी बार वो कब था जबकि हिंदुस्तान के हिंदू पाकिस्तान में जाके उन्होंने कोई सबोटाज किया हो या कोई टेरर का एक्ट किया हो? आप बता दें। आप अगर टेरर का धर्म नहीं होता तो क्या हमारे धर्म में जिहाद, उम्मा, गजवाए हिंद वो कॉन्सेप्ट हमारे धर्म में तो नहीं है या बाकी धर्म में नहीं है? तो ये कसूरी साहब, मैं कह रहा था कि उन्होंने किताब में एक जगह लिखा है कि 26/11 के बाद, आई जस्ट टेक 3 मिनट्स मोर, कि 26/11 के बाद जॉन मैकेन, उस समय वो रिपब्लिकन कैंडिडेट उनको बनने का वो था, वो रिचर्ड होलब्रुक और एक और सेनेटर, ये 3 लोग आए लाहौर में, इनके साथ लंच खा रहे थे। और लंच खाने के बाद उन्होंने कहा कि यार जब इतना बड़ा डेलीगेशन आया तो मुझे कुछ शक हुआ कि बात कुछ बड़ी सीरियस है, ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से ये जो डेलीगेशन आप ये डिनर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बात बड़ी सीरियस है। तो कुछ देर के बाद जॉन मैकेन जो है मुझे बोले कि देखो मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूँ, गुस्सा बहुत है 26/11 को लेके और इसके लिए कोई प्रेशर, इस प्रेशर को रिलीज करने का कोई तरीका चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि कुछ बहुत सीरियस आने वाला है। तो बोलिए कैसे? हाँ बोलिए कैसे रिलीज किया जाए? बोला कि ये बताओ कि अगर मान लो भारतीय वायुसेना मुर्दिके में, जहाँ पे एलईटी जमायतुल दावा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अगर 2-4 ऐसे थोड़े बॉम्ब गिरा दे वहाँ पे लिमिटेड मैनर में, तो इससे प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा और शांति भी रहेगी सब कॉन्टिनेंट में। तो फिर खैर जो भी जवाब देना था उन्होंने दिया उनको। लेकिन वो आदमी बोलता है कि उसके तुरंत बाद मैंने फ़ोन उठाया और मैंने जनरल कयानी जो आईएसआई चीफ थे उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया था और ये प्रस्ताव बिना भारत सरकार के जानकारी के या भारत सरकार के सहमति से ये प्रस्ताव नहीं आ सकता है। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह फिक्स्ड मैच खेलते थे पाकिस्तान से? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिए, ये कसूरी साहब की किताब नाइदर हॉक नॉट डव। और साहब देखो, आखिरी में मैं बता दूं कि मैंने जब नेपाल पे किताब लिखी तो मैंने सबसे पहला काम किया, जब ये मैंने वो सेमिनार बुलाया तो मैंने एमईए के जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलवाया। उसके बाद मैंने अपने इनिशिएटिव पे मैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो नेपाल देखते थे उनको मैंने पूरी ब्रीफिंग दी। क्यों? जो कि मेरा कोई मतलब, आई वॉज नॉट मैंडेटेड टू डू इट, मैं तो किताब लिख रहा था। लेकिन अगर मेरे किसी प्रयत्न से, मेरे कोई जानकारी से मेरे देश को फायदा हो, वो बताइए वो हम काम क्यों नहीं करें? तो ये बताइए, चाहे वो ट्रैक 2 हो या इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, वॉट एवर नेम यू मे गिव इट, वो तब तक नहीं आप सक्सीड कर सकता है जबकि आप
आपको जो मौजूदा सरकार है उसका सपोर्ट ना हो। अकेले तो मनमोहन सिंह शांति नहीं ला सकते हैं पाकिस्तान और उसमें, आखिर तो उनको भारत सरकार को ही ये के पास जाना होगा आखिरी में। तो जो ऐसा कोई प्रयत्न जो कि गवर्नमेंट या हमारे देश के एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट और न सप्लीमेंट करे, वो इनिशिएटिव अपने आप में सेडिशन है। सो देयरफॉर आई चार्ज the people, some of the people who attended the dinner for sedition. उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो कुछ और नीयत से ये काम कर रहे थे। तो इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।